दोस्तों, मैं हूँ आरजे मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। आदि और सिया दोनों ही गेम के लिए बहुत एक्साइटेड थे। आदि और सिया का पहला गेम स्पून पिकिंग होने वाला था, जिसमें उन्हें एक बोल से दूसरे बोल में ग्रेप्स स्पून की मदद से डालने थे। ये गेम आदि ने चूज किया था। वहीं टेबल पर दोनों के लिए ड्रिंक्स रखी थी, जिसकी शर्त कुछ इस तरह की थी कि जो भी 1 मिनट में सबसे ज्यादा ग्रेप्स स्पून की मदद से एक बोल से दूसरे बोल में डालेगा, वो विनर होगा। इसमें भी एक ट्विस्ट था कि वो स्पून उन्हें अपने मुंह से पकड़नी थी। हारने वाले को ड्रिंक के 2 ग्लास खत्म करने थे। सिया ने सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए, आधे को जीतने नहीं देगी। 1 2 3 की काउंटिंग पर दोनों के बीच स्टॉप वॉच लगाकर गेम ऑन हुआ। सिया की नजर आदि के ऊपर ही थी कि कहीं वो उससे जीत ना जाए। उसने आदि को अपने आप से पीछे करने के लिए उसको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन आदि भी एकदम फोकस्ड होकर वो गेम खेल रहा था। उसने एक नजर उठाकर भी सिया की तरफ नहीं देखा। असल में देखा जाए तो इस समय आदि ही उस गेम में जीत रहा था, लेकिन सिया ने बेईमानी करते हुए आदि के स्पून से कई बार ग्रेप्स गिरा दिए थे। लेकिन आदि था कि हार मानना ही नहीं चाहता था, उसे जीतना था। और ये दोनों ड्रिंक के ग्लास सिया को ही पिलाने थे। लड़ते लड़ाते किसी तरह 1 मिनट का टाइम पूरा हुआ। दोनों ने अपने बोल में कलेक्ट किए हुए ग्रेप्स को गिनना शुरू किया। तो इस टाइम आदि उस गेम का विनर था। आदि ने ड्रिंक्स की तरफ नजर घुमाते हुए सिया को इशारा किया और कहा, ड्रिंक इट, यू लॉस्ट। सिया ने भी मुंह बनाते हुए ड्रिंक की तरफ देखा और जैसे तैसे वो दोनों ग्लास खाली कर दिए। 2 ड्रिंक्स के ग्लास ने सिया को हल्का सा मदहोश कर दिया था। इसके बाद उनके गेम के सेकंड लेवल की बारी थी, जिसमें उन्हें एक पर्ची गेम खेलना था, जिसमें दोनों को ही अपनी तरफ से कुछ पर्चियां लेकर एक बोल में मिक्स करनी थी। और फिर जिसके पास जो डेयर आने वाला था वो उसे करना था। और अगर सामने वाला शख्स उस डेयर को करने से पीछे हटेगा तो उसे ड्रिंक करनी होगी। इस बीच एक लाइफलाइन भी थी जो एक ही बार चूज की जा सकती थी, और वो थी ड्रिंक और किस के बीच चूज करने का ऑप्शन। आदि और सिया दोनों ने ही 5-5 पर्चियां बनाकर बोल में डाल दी। जितना मुश्किल डेयर वो लोग अपनी तरफ से लिख सकते थे उन्होंने लिख दिया था। अब देखना ये बाकी था कि किसके ऊपर क्या डेयर आने वाला था। लास्ट टाइम सिया हार गई थी, तो इसलिए पहली पर्ची उसे ही उठानी थी। सिया ने पहली पर्ची उठाई और फौरन उसका चेहरा उतर गया। क्या लिखा है उस स्लिप में? जो भी लिखा हुआ है आप भी का लिखा हुआ है, सिया ने मुंह बनाते हुए कहा। शोमी, आदि ने बोलते हुए वो पर्ची सिया के हाथ से छीन ली। क्या ये तुम कर पाओगी? एक्चुअली मुझे गालियां नहीं आती, मैं तो सिर्फ कुत्ता कमीना बोल सकती हूँ। इज दैट ओके? हम्म, चलेगा। कम ऑन, यू कैन डू इट। पता नहीं किस तरह का खुराफाती दिमाग चलता है आपका जो इस तरह के डेयर लिखे हैं आपने। सिया वहां से आदि के समर हाउस की लैंडलाइन की तरफ बढ़ गई थी। अब आप ही बता दीजिए कि आप किसे मेरे मुंह से गालियां सुनाना चाहते हैं। लेट मी थिंक। एक काम करते हैं, इसमें ब्लैक हेड्स, पहले पार्लर जाना पड़ेगा। पर ब्लैक हेड्स है तो पार्लर क्यों? हिमालय प्यूरिफाइंग नीम स्क्रब है ना, इसमें है एप्रिकॉट ग्रैनुल्स और नीम का क्रीमी पेस्ट। ये टफ ब्लैक हेड्स हटाए और त्वचा का ख्याल रखे। ब्लैक हेड्स है तो पार्लर क्यों? हिमालय नीम स्क्रब है ना। एक सस्पेंस रखते हैं, नंबर डाल। सुनिए अब अपनी पसंदीदा ऑडियो स्टोरीज पॉकेट एफएम कॉइन्स के साथ। कॉइन्स खरीदो और अपनी पसंद की कहानी ऑडियो बुक अनलॉक करो। पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये कॉइन्स कभी एक्सपायर नहीं होते और साथ ही आप इनसे अनलॉक कर सकते हैं किसी भी कहानी के कोई भी एपिसोड। कॉइन्स का इस्तेमाल करने के लिए अपनी पसंद की ऑडियो बुक पर जाएं और नीचे स्क्रॉल करें। जो एपिसोड अनलॉक करना हो उस पर टैप करें। याद रहे आप जितने एपिसोड अनलॉक करना चाहें उतने सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉइन्स कम है तो टैप
और गेट मोर कॉइन्स। फिर अपनी मर्जी का कॉइन पैक सिलेक्ट करके पेमेंट कीजिए। बस फिर क्या, आपकी कहानी ऑटोमेटिकली प्ले होने लगेगी। एक बात और, आप फ्री कॉइन्स भी पा सकते हैं। उसके लिए आपको फ्री कॉइन सेक्शन में जाकर कुछ आसान काम करने होंगे, जैसे कोई वीडियो देखना या फिर अपने दोस्तों को पॉकेट एफएम रेफर करना। अपना कॉइन बैलेंस चेक करने के लिए माई स्टोर टैब पर जाएं और कहानी सुनते जाएं। मैं नंबर डायल करूंगा। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। डायल करूंगा। तुम गालियां सुनाओगी। ओके, आप तो इसे और भी डिफिकल्ट बना रहे मेरे लिए। कहीं आप यष्टि या एकांशी जी को तो फोन नहीं करने वाले ना? सोच लो सिया, वो कोई भी हो सकता है। अभी भी तुम्हारे पास इसका स्क्रिप्ट रूट है, तो या तो ड्रिंक करो या मुझे किस करो। चॉइस इज योर्स। मैं डेयर ही करूंगी। आप लगाइए नंबर। आदि ने नंबर डायल किया और रिंग बजते के साथ ही फोन सिया के हाथ में पकड़ा दिया। सिया ने भी कॉल उठाते ही सामने वाले के हेलो सुने बिना ही उसे गालियां देना शुरू कर दिया। इसके बाद सिया ने फौरन ही उस फोन पर जो भी शख्स था उसे सॉरी बोल दिया और फोन रख दिया। आदि जानता था कि इस कॉल के बाद जिस शख्स से उसने सिया की बात कराई है वो लैंडलाइन पर वापस से जरूर कॉल करेगा, तो इसलिए उसने लैंडलाइन का वायर निकाल दिया। सिया ने अपना डेयर पूरा कर दिया था। वैसे कौन था फोन पर? किसे कॉल लगाया था आपने? मिस्टर साहिब, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ गेम, तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इट्स अ सस्पेंस। ठीक है, फिर मैं भी अगर आगे ऐसा डेयर आएगा तो आपको कुछ नहीं बताऊंगी। कूल, लेट्स स्टार्ट अगेन। बोलते हुए आदि वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। अब अगला नंबर उसी का था, पर्ची उठाने का। तो आदि अपने हाथ से पर्ची उठाता। उससे पहले ही सिया ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, मैं उठाऊंगी आपके लिए पर्ची। गॉड, मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें? वैसे मैं गेम्स में चीटिंग नहीं करता। मुझे कैसे पता होगा? मैं कोई आपको बचपन से थोड़ी ना जानती हूँ। ओके, ठीक है मेरी माँ, तुम ही उठा कर दो मुझे पर्ची। सिया ने एक पर्ची उठाकर आदि की तरफ बढ़ा दी। आदि ने जब उस पर्ची को खोलकर देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। ऐसा क्या लिखा है इस पर्ची में जो आप इतना मुस्कुरा रहे हो? ऐसा कुछ लिखा है जो मैं इजीली कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या? मुझे तो ये गेम बायस्ड लग रहा है। ये सही है यार, अगर गेम तुम्हारे फेवर में ना हो तो उसे बायस्ड बोल दो। एनीवेज, मुझे गेम को आगे बढ़ाना है तो मैं इस डेयर को पूरा कर रहा हूँ। इतना बोलने के साथ ही आदि ने अपनी टी शर्ट निकालकर साइड में सोफे ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो मेरी पर्ची में लिखा था। स्ट्रीप योरसेल्फ और बाकी का गेम ऐसे ही खेलो। मिस्टर साई, नाउ इट्स योर टर्न। ओके ओके। बोलते हुए सिया ने आधी से नजरें चुराते हुए झट से एक पर्ची उठाई। तो उसमें सिया के लिए बहुत ही सिंपल डेयर लिखा था, जिसमें उसे आदि के साथ पेपर फोल्डिंग डांस करना था। डांस करने में तो सिया एक्सपर्ट थी। उसने फौरन आदि के म्यूजिक सिस्टम पर एक मैशअप सॉन्ग प्ले किया और एक पेपर को लाकर जमीन पर बिछा दिया। ये डेयर असल में उसने ही लिखा था। सिया ने आदि की तरफ हाथ बढ़ाया तो आदि को अभी तक कुछ आइडिया नहीं था कि उसे क्या करना है जिसमें उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो। आप कितने बुद्धू हो, कभी पेपर फोल्डिंग डांस नहीं किया आपने? नहीं। ओके, लेट मी टीच यू। बोलते हुए सिया आदि का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर बिछे उस पेपर के पास तक ले आई थी। सिया ने आदि को डिस्क्राइब करना शुरू किया। सो रूल इस तरह से है कि आपको पेपर पर ही डांस करना है और हर लीड के बाद पेपर को फोल्ड करना है जब तक पेपर अपनी लास्ट लिमिट तक फोल्ड नहीं हो जाता। हमें पेपर पर ही डांस करना है और अगर हम डिसबैलेंस हो गए तो खेल खत्म। लेकिन लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप मुझे जानबूझकर हरा दो। ओ हेलो सिया, मैं तुम्हारी तरह चीटिंग नहीं करता। चलो स्टार्ट करते हैं। इस समय तो दोनों के पूरे पैर उस पेपर पर आराम से एडजस्ट हो पा रहे थे, लेकिन सॉन्ग मैशअप होने की वजह से सॉन्ग्स थोड़ी थोड़ी देर में बदल रहे थे, जिसके साथ साथ उनका पेपर भी फोल्ड होते होते खत्म होता जा रहा था।
पेपर के लास्ट लिमिट आने तक भी आदि ने सिया को संभाल रखा था। पेपर के अपनी लास्ट लिमिट पर आते ही आदि ने सिया को अपनी गोद में उठा लिया। आदि के पांव अभी भी उस पेपर को छू रहे थे और सिया उसकी बाहों में थी। दोनों उस गाने पर डांस कर रहे थे। पेपर का लास्ट फोल्ड होने के साथ साथ वो सॉन्ग भी लास्ट ही था जो प्ले हो रहा था। आदि को अब तक के सभी डेयर में ये डेयर सबसे ज्यादा पसंद आया था। वो बिना जाने ही उस गेम का प्रो प्लेयर बन गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस सिया को वो इतनी झल्ली समझता है वो इस तरह का कोई डेयर सोच सकती है। जो सॉन्ग अभी प्ले हो रहा था वो खत्म हो चुका था और अब उस हॉल में एकदम सन्नाटा पसर गया था। आदि ने सिया को अभी भी अपनी गोद में उठाया हुआ था और वो सिया की आंखों की गहराइयों में डूबने लगा था। मुझे नीचे उतारिए, डेयर तो कब का खत्म हो चुका है। अब हमें गेम को आगे बढ़ाना चाहिए। श्श्श। आदि ने सिया को चुप कराते हुए कहा। इसके बाद उसने सिया को अपनी गोद से नीचे उतारा, लेकिन सिया के ऊपर उसकी पकड़ अभी भी बरकरार थी। कहीं आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो गए मिस्टर कपूर? नॉट मिस्टर कपूर, इट्स आदि एंड आई एम फोकस्ड। इस समय आदि की नजरें सिया के होठों को ही घूर रही थी। सिया को लगा ही था कि अब आदि उसे किस करने वाला है कि तभी आदि ने कहा, लेट्स कंटिन्यू। वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया था जहां वो लोग गेम खेल रहे थे। सिया ने अभी पर्ची आदि को उठाने के लिए कहा। उसमें लिखा था, अपने सामने वाले को स्लैप करो। आदि ने सिया की तरफ देखा। वो डेफिनेटली सिया को थप्पड़ तो नहीं मार सकता था, तो उसने सिया के पूछने पर कहा, इसमें लिखा है कि अपने सामने वाले को किस करो। क्या सच में इसमें ऐसा ही लिखा है? हाँ। क्यों, तुम्हें डाउट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आदि अपनी जगह से उठकर सिया के करीब आकर बैठ गया। सिया की नजरें आदि को ही देख रही थी। आदि ने सिया की नाजुक गर्दन को अपने हाथ से होल्ड करते हुए उसे अपने करीब कर लिया। सिया की सांसों की रफ्तार बढ़ चुकी थी आदि के इतना करीब आने से। आदि ने सिया के और करीब आते हुए अपना दूसरा हाथ सिया की कमर पर रख दिया। उस किस के एहसास पर से ही दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। लेकिन आदि ने आगे बढ़ते हुए सिया के होठों को चूमना शुरू कर दिया। किस की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अंत बहुत ही लंबा होने वाला था, जो सिया को आदि के किस करने से ही मालूम हो रहा था। सिया ने आदि की चेस्ट को पुश करके उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश की, लेकिन आदि तो जैसे सिया के होठों को बस पी जाना चाहता हो। वो उसके रोकने पर भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। इस समय सिया का लोअर लिप आदि की गिरफ्त में था। आदि बस सिया को किस किए जा रहा था जब अचानक से सिया ने आदि को अपनी उंगलियों से पिंच करके उसे अपने आप से अलग किया। अब तो ऐसे किस कर रहे हो जैसे आज मुझे खाई जाओगे। ऐसा तो नहीं लिखा होगा ना पर्ची में कि आपको कितने मिनट तक और कितनी डेंसिटी से किस करनी है। मुझे दिखाई आपकी पर्ची। सिया ने आदि के हाथ से वो पर्ची जैसे ही ली तो उसने पर्ची में लिखे हुए डेयर को पढ़ा। तो उसने गुस्सा करते हुए आदि से कहा, आप तो बोल रहे थे कि आप चीटिंग नहीं करते, तो फिर ये क्या है? तो तुम क्या चाहती थी कि मैं तुम्हें स्लैप करूं? ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मैंने वो किया जो मैं करना चाहता था। आपने झूठ क्यों कहा कि इसमें किस करने के बारे में लिखा है? ऐसे देखा जाए तो यू हैव लॉस्ट योर लाइफ लाइन। हम्म, अगर ऐसा नहीं करता तो तुम मुझे किस थोड़ी ना करने देती। ट्रू। चलिए फिर गेम को आगे बढ़ाते हैं। सिया ने एक पर्ची उठा ली। उस पर्ची में लिखे हुए डेयर को देखकर सिया के चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया। वो कभी उस पर्ची को देखती तो कभी आदि की तरफ। आदि भी समझ चुका था कि सिया को उसकी लिखी हुई वो पर्ची मिल चुकी है। तो अब ये देखना था कि आखिर उस पर्ची में ऐसा कौन सा डेयर लिखा था
जिसे पढ़कर सिया के चेहरे के सारे रंग उड़ गए थे। इधर डिनर के बाद शोभित अपने रूम में जा चुका था, लेकिन यष्टि एकांश के साथ उसके रूम में सोएगी या फिर उससे अलग, इस बात पर दोनों में अभी बहस होनी बाकी थी। क्योंकि एकांश तो उसे अपने आप से अलग सोने देने वाला नहीं था। उसे वैसे भी इस टाइम किसी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी। कल श्रेया के कस्टडी केस की हियरिंग जो थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। आदि ने सिया से पूछा, ऐसा क्या लिखा है तुम्हारी स्लिप में जो तुम्हारे होश उड़ गए हैं? आपने जानबूझकर ऐसे डेयर लिखे हैं जो मैं आसानी से पूरा ना कर पाऊं। तो मिस देसाई, डेयर का मतलब ही इम्पॉसिबल होता है। सोच लो, तुम कर सकती हो या फिर नहीं। असल में सिया की उस पर्ची में लिखा था कि उसे अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नाम के आगे आदि का नाम जोड़ना था। यानी कि उसे हर जगह अपना नाम सिया देसाई से सिया आदित्य कपूर करना था, वो भी पूरे 2 दिन के लिए। अब अगर सिया ये कर देती है तो उसको पता था कि उसे कितने सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ऑफिस का पूरा स्टाफ, उसके फ्रेंड सर्कल में सब लोग उससे पूछेंगे कि कहीं उसने शादी तो नहीं कर ली। मेरे नाम को अपने नाम के साथ जोड़ने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है, मिस्टर कपूर। हम्म। आदि। हाँ हाँ हाँ। आदि, अगर हमारी शादी हो चुकी होती तो मुझे नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि तुम्हारे रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने वाली बात हो गई। ओके, नो इश्यूज, देन जस्ट फिनिश दिस ड्रिंक एल्स किस मी। आप सिया की टांग ऐसी जगह फंसी थी जिसके आगे कुआं और पीछे खाई थी। फिर भी सिया ने कुएं में कूदने का मन बनाया। उसने अपने सामने रखे हुए दोनों ड्रिंक्स के ग्लास खाली कर दिए। उसकी हालत को देखकर आदि की तो हंसी नहीं रुक रही थी, जिसे देखकर सिया को और भी ज्यादा चिढ़ हो रही थी। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? सिर्फ इतना इंतजार कि आदि के ऊपर भी कोई ऐसा डेयर आ जाए जो वो फंस जाए। 2 ड्रिंक्स में तो सिया ने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया, लेकिन 4 ड्रिंक के बाद तो उसका सर पूरी तरह से चकराने लगा था। उसे अपने सामने एक की जगह 4 आदि नजर आ रहे थे। आर यू ओके? या आई एम परफेक्टली फाइन। तो फिर ये बताओ, ये कितने फिंगर्स हैं? आदि ने सिया के सामने अपनी एक फिंगर दिखाते हुए पूछा। आई गेस ये 4 है। लेट्स वाइंड अप सिया, अब तुम्हारी और आगे खेलने की हिम्मत नहीं है। किसने कहा मेरी हिम्मत नहीं है? अभी तो मुझे आपको हराना है। आप डर गए क्या? सिया, आई सेड वाइंड अप, अब तुम आगे और नहीं खेल सकती, तो मुझे कल हरा देना। अभी फिलहाल सोने जाओ। नहीं, मुझे खेलना है खेलना है खेलना है। मैं उठाती हूँ आपके लिए एक पर्ची। इतना कहने के साथ ही सिया पर्ची उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने रखा हुआ वो बोल अभी भी उसे घूमता हुआ नजर आ रहा था। स्टे स्टिल। लगता है कि बोल भी आपके साथ मिला हुआ है। मेरे हाथ ही नहीं लगना चाहता। चीटर। आदि को अब सच में हंसी आने लगी थी सिया की हरकतों पर। इतना कहने के साथ ही सिया पर्ची उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने रखा हुआ वो बोल अभी भी उसे घूमता हुआ नजर आ रहा था। स्टे स्टिल। लगता है बोल भी आपके साथ मिला हुआ है। मेरे हाथ ही नहीं लगना चाहता। चीटर। आदि को अब सच में हंसी आने लगी थी सिया की हरकतों पर। सिया, तुम अपने होश में नहीं हो। जाकर सो जाओ बेबी, हम कल गेम कंटिन्यू करेंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे अभी खेलना है। हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। ओके फाइन। बोलते ही आदि ने सिया का हाथ पकड़कर उसे गोल तक पहुंचा दिया। सिया ने फट से एक पर्ची उठाई और उसे आदि के सामने कर दिया। देखो मिस्टर कपूर, मतलब आदि कपूर,
आई होप कि आपको कोई अच्छा डेयर मिला हो। आदि ने सिया के हाथ से वो पर्ची ली और उसे कहा, यू नो व्हाट मिस्टर साई, तुम एक नंबर की चीटर हो, इसलिए सारे मुश्किल डेयर तुम्हारे सामने आए हैं। इतना बोलने के साथ ही आदि ने उस पर्ची पर लिखा हुआ वो डेयर पढ़ लिया था। तब से आप मुझे चीटर चीटर बोल रहे हो। बोलते हुए सिया बच्चों की तरह रोने लगी। यार सिया, स्टॉप क्राइंग। तुम क्या कोई छोटी बच्ची हो जो ऐसे रो रही हो? चुप हो जाओ, वरना मैं ये पर्ची वापस रख दूंगा और गेम को यहीं खत्म कर दूंगा। सिया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, नहीं, अभी हमें खेलना है। लो, मैं चुप हो गई। अब आप अपनी पर्ची पढ़कर सुनाओ। गुड। अब आदि ने अपनी पर्ची खोलकर पढ़ी। सामने वाले शख्स को ऐसे किस करो कि जैसे वो आपकी लास्ट किस हो। अगेन किस। ये सब पर्चियां आपने ही बनाई है? हाँ, मैंने ही बनाई है। हम लोग कपल गेम खेल रहे हैं, तो इस तरह के डेयर तो होने ही चाहिए। विल यू डेयर और ड्रिंक? सिया ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में पूछा। ऑफ कोर्स आई विल डेयर। और इतना कहने के साथ ही आदि उठकर सिया के पास तक आ चुका था। डेफिनेटली, अगर उसकी आखिरी किस होती तो ये उसकी जिंदगी की सबसे पैशनेट किस होने वाली थी। सिया के करीब बैठते हुए आदि ने सिया के गर्दन को अपने हाथ से पकड़ लिया। सिया का सर तो अभी भी चकरा रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से आदि के शोल्डर को थाम लिया। वो उसके चेहरे पर भी फोकस नहीं कर पा रही थी। आदि ने थोड़ा और करीब आते हुए अपना दूसरा हाथ सिया की कमर पर रख दिया। अब आदि ने आगे बढ़ते हुए सिया के कान में कहा, आई विल शो यू कि आखिरी किस कैसी होती है। इतना कहने के साथ ही आदि सिया के होठों को बहुत ही पैशनेटली किस करने लगा। सिया के हाथों की पकड़ भी आदि के शोल्डर्स पर और मजबूत हो गई थी। सिया भी उस किस में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी थी। उसे आदि का अपने करीब आना बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी खुशबू सिया की सांसों में घुलने लगी थी। आदि अभी भी बस सिया के होठों को अपने पूरे जुनून से चूमे जा रहा था। आदि की एक बाजू ने ही सिया की पतली कमर को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। सिया भी अपने नाजुक हाथों से आदि के शोल्डर को टाइटली पकड़े हुए थी। अब तक लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके थे आदि को सिया को किस करते हुए। आदि ने सिया को पुश करते हुए उसे वहीं सोफे पर लेटा दिया। उसके हाथ सिया की गर्दन और कमर से हटकर उसके बाकी शरीर को टच करने लगे थे। सिया की आंखें बंद हो चुकी थी और वो बस आदि और अपने बीच की उन नजदीकियों को महसूस कर रही थी। आदि की किस और भी ज्यादा वाइल्ड होती जा रही थी। उसने सिया के दोनों हाथों को अपने हाथ की गिरफ्त में लेते हुए सोफे में प्रेस कर दिया। सिया भी इस समय आदि के सामने सरेंडर हो चुकी थी। वो आदि को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही थी। सिया होश में नहीं थी, लेकिन आदि अपने पूरे होश में था। वो अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करना चाहता था। अपने पैशन को कंट्रोल करते हुए आदि ने सिया के ऊपर अपनी पकड़ ढीली कर दी। लेकिन इससे पहले आदि सिया से अलग हो पाता, सिया ने कस कर उसे गर्दन में हाथ डालकर पकड़ लिया। सिया, छोड़ो मुझे। ये क्या बचपन है? नहीं, आई वॉन्ट किस। सिया ने पाउट बनाते हुए अपने होठ आदि के सामने कर दिए। आदि को वो इस समय बहुत क्यूट और डिजायरेबल लग रही थी, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि यही सिया होश में आने के बाद उसका सर फोड़ देगी अगर वो इस हालत में उसके करीब आया तो। आदि ने सिया के होठों पर हल्के से किस किया और दूर हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिया ने उसे अभी भी पकड़ा हुआ था। मुझे यहाँ किस चाहिए। सिया ने अपनी फिंगर अपनी नेक पर रखते हुए कहा। तुमने मुझे पागल करने का पूरा इरादा किया हुआ है क्या सिया? आदि सिया से बोलते हुए अपने चेहरे को सिया की गर्दन के नजदीक ला रहा था।
सिया ने आदि के शोल्डर को कसकर एक बार फिर से अपने हाथों में पकड़ लिया था। आदि के गर्म होंठ सिया की गर्दन से छू गए थे, जिसके साथ ही आदि ने बहुत ही वाइडनेस और पैशन के साथ सिया की गर्दन को चूमना जारी रखा। सिया के हाथ आदि के शोल्डर से हटकर उसके बालों में चले गए थे। आदि को सच में उसे चूमते हुए एक्साइटमेंट होने लगी थी और अब खुद ब खुद वो उसकी गर्दन से नीचे बढ़ने लगा था जब उसने एक बार फिर अपने ऊपर कंट्रोल किया। इस बार आदि ने सिया से अलग होते हुए उसे उठने का ऑर्डर दिया, लेकिन सिया पूरी तरह से नशे में डूबी हुई थी। उसे कोई होश ही नहीं था। आदि ने खुद झुककर सिया को अपनी गोद में उठा लिया। वो उसे खुद उसके रूम की तरफ लेकर जा रहा था। सिया ने अपने दोनों हाथ आदि की गर्दन में डालते हुए उसकी तरफ अपनी नशीली आंखों से देखते हुए पूछा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मुझे घुमाने ले जा रहे हो? सिया, तुम सोने जा रहे हो। लेकिन अभी तो मुझे और खेलना है। मुझे सोने नहीं जाना है। प्लीज आदि, खेलते हैं ना। यार, तुम अब कोई इज्जत नहीं करोगे। जितनी तुम होश में जिद्दी हो, ड्रिंक करने के बाद तो तुम और भी ज्यादा जिद्दी हो गए हो। अब ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारे हाथ पांव बांधने पड़े। आदि ने सिया को उसके रूम में उसके बेड पर लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वो जाने ही लगा था जब सिया ने उसका हाथ थाम लिया। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। आप तुम इतने प्यार से कहोगे तो मैं कैसे ना कर सकता हूँ। आदि भी सिया के सिरहाने बैठ गया और उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगा, जिससे सिया को हल्की हल्की नींद आने लगी। आदि ने झुककर सिया के माथे को किस किया। मेरी जंगली बिल्ली, आदि ने सिया की तरफ देखते हुए कहा। सिया सो चुकी थी, लेकिन आदि को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। उसने धीमी आवाज में सिया से कहा, तुम्हें भगवान ने स्पेशली मेरे लिए ही डिजाइन किया है। यू आर जस्ट माई टाइप। जैसी लड़की मैं अपनी जिंदगी में चाहता था, तुम एकदम वैसी हो। काश हमारे बीच में वो झूठ वाली गलतफहमी नहीं होती। इधर शोभित सोने जा चुका था और एकांश भी अपने रूम में जा चुका था, लेकिन एकांश की नजरें यष्टि का इंतजार कर रही थी। रूम में आए हुए एकांश को 1 घंटे से ऊपर हो चुका था, लेकिन यष्टि का कोई अता पता ही नहीं था। आज जब एकांश के धैर्य ने जवाब दे दिया, तो वो उठकर अपने रूम से बाहर आया। उसने यष्टि को शोभित और फिर श्रेया के रूम में देखा, लेकिन दोनों ही रूम में यष्टि मौजूद नहीं थी। अब एकांश को पूरा पूरा यकीन था कि यष्टि जरूर उसके और श्रेया के बीच वाले रूम में होगी। एकांश ने गुस्से में उस रूम का दरवाजा खोला तो यष्टि उसी रूम में बेड पर आराम से लेटी हुई थी। एकांश ने यष्टि के पास जाते ही उसके ऊपर का ब्लैंकेट खींचकर बेड पर फेंक दिया। मुझे ये बताओ कि तुमने शोभित को सच क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी वाइफ हो? मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगी। ये उसके और मेरे बीच की बात है। आप परेशान मत होइए। क्या कहा तुमने? मैं परेशान ना हूं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वो मेरी भी फैमिली है। मुझे कुछ टाइम दो, मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी। प्लीज अभी आप उससे कोई बात नहीं करेंगे तो तुम अब मेरे साथ मेरे रूम में सोना भी नहीं चाहती। अगर शोभित ने मुझे आपके रूम में देख लिया तो वो मेरी बात समझने से पहले ही मुझे गलत समझ लेगा। इसलिए फिलहाल मैं इसी रूम में सोना चाहती हूँ। यष्टि, डू यू हैव एनी आइडिया कि मुझे तुम्हारी इस समय कितनी जरूरत है? तुम ही हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। कल श्रेया के केस की हियरिंग है। हमारे केस की क्या सिचुएशन है? क्या मीरा कपूर के पास ऐसा कुछ है जो वो हमारे अगेंस्ट यूज कर सकती है? अभी तक मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे इस बार बहुत अनईजी फील हो रहा है। कहीं हम श्रेया को खो तो नहीं देंगे। यष्टि ने आगे बढ़ते हुए एकांश को गले लगा लिया। आप फिक्र मत कीजिए,
सब कुछ हमारे फेवर में ही होगा। हमसे हमारी श्रेया को कोई नहीं छीन सकता। उस मीरा सिंघानिया के लिए श्रेया सिर्फ एक चीज है, लेकिन हमारे लिए हमारी जिंदगी है। हम उसे अपने आप से दूर नहीं होने देंगे। आप एक काम कीजिए, इस रूम में मेरे साथ सो जाइए, लेकिन डोर को अंदर से लॉक कर लीजिए। एकांश डोर लॉक करके यष्टि के साथ बेड पर आकर लेट चुका था। एकांश का दिल अगले दिन का सोचकर बेचैन हो रहा था और यष्टि उसे अपने सीने से लगाकर शांत करने की कोशिश कर रही थी। न जाने अगला दिन उनके लिए क्या कुछ अपने अंदर समेटे हुए था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। दोस्तों, मैं हूँ अजय मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। एकांश के लिए वो रात काटनी मुश्किल हो रही थी। जैसे तैसे अगली सुबह हुई तो एकांश जल्दी ही उठकर रेडी हो गया। यष्टि और श्रेया को भी उसके साथ ही जाना था। इधर सिया की सुबह आंख खुली तो वो इस समय बेड पर सोई हुई थी और सबसे बड़े शौक की बात तो ये थी कि उसके शरीर पर इस समय एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। सिया के बाल बिखरे हुए थे और आंखें और चेहरा एकदम सूजा हुआ था। उसके सर में इस समय बहुत तेज दर्द हो रहा था और उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी टेंशन की बात तो ये थी कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। आदि इस समय उसके आसपास नहीं दिखाई दिया, लेकिन सिया को अपनी हालत देखकर ही पता चल रहा था कि उन दोनों के बीच कल रात जरूर कुछ हुआ है। सिया ने बेड से उठते वक्त अपने आप को चादर से कवर किया और फिर अपने लिए कपड़े निकालकर उसने फटाफट कपड़े पहन लिए। अब उसकी नजर आदि को ढूंढ रही थी। उसके मन में ढेर सारे सवाल चल रहे थे कि आखिर कल रात क्या हुआ है। सिया रूम से बाहर आई तो उसे किचन से आवाज सुनाई दी। वो फौरन किचन की तरफ बढ़ गई। उसने जाकर देखा तो इस समय आदि किचन में दोनों के लिए कॉफी बना रहा था। आदि, क्या आप बताएंगे कि कल रात क्या हुआ हम दोनों के बीच? आदि ने अब तक कॉफी बना ली थी। उसके दोनों हाथ कॉफी के मग में थे, जिसे लेकर वो सिया की तरफ पलटा। वही हुआ जो दो लवर्स के बीच में होता है। क्या मतलब है आपका? आपने मेरे साथ? मैंने नहीं, तुमने। कल रात तुम बहुत ही ज्यादा वाइल्ड हो गई थी। मेरे कंट्रोल करने के बाद भी तुम कंट्रोल से बाहर हो गई थी। तो बस हो गया जो होना था। ऐसे कैसे हो गया था? आपको रोकना चाहिए था। अगर मैं नशे में थी तो आप तो होश में थे। तुम्हें ड्रिंक का नशा था और मुझे तुम्हारा। एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही नशे में थे। इसमें मेरी क्या गलती है? आप बहुत बुरे इंसान हो। आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। सी आप, इसमें कुछ सही और गलत नहीं होता। वो एक इमोशन था जो कल रात हम दोनों ने एक साथ जिया था। तुम मुझे कितना प्यार करती हो, कल रात तुमने मुझे जताया। इतना कहने के साथ ही आदि ने अपनी गर्दन पर बना लव फाइट सिया को दिखाया। ये देखो, ये तुमने बनाया कल रात। क्या सच में? आप झूठ बोल रहे हैं ना? मैं नहीं मानती। तो तुम्हें क्या लगता है मैं खुद अपने गले पर लव फाइट बना सकता हूँ? आदि, मैं आपको खून कर दूंगी। सिया ने गुस्से में अपने पास पड़े फ्लावर वास को हाथ में उठा लिया। आदि ने भी फौरन कॉफी के कप किचन काउंटर पर रख दिए। अब आदि आगे आगे और सिया पीछे पीछे। मैं आपको मार डालूंगी, जब मेरे हाथों से नहीं बचोगे। सिया आदि को दौड़ा रही थी और आदि की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी सिया की इस हरकत को देखकर। कल रात भी तुम यही कह रही थी कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आदि ने हंसते हुए कहा। उसे वैसे पहले से अंदाजा था कि सिया इसी तरह का रिएक्ट करेगी। आखिरकार दौड़ते दौड़ते जब दोनों लगभग हाँफने लगे थे तो आदि ने सिया को पकड़ पकड़ लिया। उसके हाथों में लिया हुआ वो फ्लावर वास उसने लेकर वहीं पास में टेबल पर रख दिया। नाउ लिसन टू मी, आदि ने सिया के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा। सिया, कल रात जो भी हमारे बीच हुआ मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम चाहो तो हम अभी के अभी शादी कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हें अपने मॉम डैड के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। हाँ, रही बात मेरी तो मॉम डैड को तो मैं मना ही लूंगा। हाँ देव, ये सब मजाक है क्या? आप सीरियस नहीं हो ना? हम हॉलीडेज पर आए हैं, शादी करने नहीं। सी आप, कई बार कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं जिसके आगे हम मजबूर हो जाते हैं। तो तुम इसे वही समझ सकती हो। इस समय मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सब बहुत जल्दी हो जाएगा? हम इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं? अभी तो हमने कुछ एंजॉय नहीं किया। कल रात मैंने बहुत एंजॉय किया। तुम चाहो तो मैं उसकी डिटेल्स भी बता सकता हूँ। आपको शर्म नहीं आती क्या? कितनी बेशर्मी से आप ये सब बातें बोल रहे हैं। जब तुम्हें करने में शर्म नहीं आई तो मुझे बोलने में क्यों शर्म आएगी भला? जनरली तो लड़के लड़कियों को लव बाइट देते हैं, लेकिन यहाँ तो केस उल्टा ही है। कल रात तुम इतनी वाइल्ड हो गई थी कि तुमने मुझे लव बाइट्स दिए। ये तो सिर्फ एक है जो तुमने अभी देखा। आदि ने सिया की तरफ आंख मारते हुए कहा। सिया ने आदि की बात सुनकर अपना चेहरा शर्म से छुपा लिया, लेकिन आदि ने सिया के करीब आते हुए उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर उसे नजदीक कर लिया। मैं सच में कल रात जो हमारे बीच हुआ उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ और तुमसे आज और अभी शादी करना चाहता हूँ। सिया को खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे आदि की बात मानते हुए उससे शादी कर लेनी चाहिए, या फिर कल की रात को याद करने की कोशिश करनी चाहिए? लेकिन जितना वो अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, उसके सर में दर्द बढ़ने लगा था। वो चाह कर भी कल रात की कोई बात याद नहीं कर पा रही थी। आदि के अकॉर्डिंग सिया ने ही पहल की थी और उसने सिर्फ उसका साथ दिया था। आदि ने सिया से कहा, रेडी हो जाओ, हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए एक अच्छी सी वेडिंग ड्रेस खरीदूंगा और हम लोग आज ही शादी करेंगे। सिया ने कुछ नहीं कहा और वो अपने रूम में रेडी होने के लिए आ गई। इधर एकांश और यष्टि श्रेया को लेकर कोर्ट के लिए निकल गए थे। शोभित ने जब तीनों को साथ जाते हुए देखा तो उसने सुनीता जी से सवाल किया, ये लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? बेटा, वो लोग श्रेया को डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। तुम ब्रेकफास्ट करो और टीवी देखो, ठीक है बेटा? एकांश 1 घंटे में कोर्ट पहुंच चुका था। मीरा सिंघानिया भी वहां आ चुकी थी। अगले 15 मिनट में कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई तो दोनों पक्षों को अपने अपने पक्ष रखने के लिए कहा गया। तब मीरा सिंघानिया के लॉयर ने कहा, योर ऑनर, मैं दावा करता हूं कि एकांश वालिया, जो कि मेरी क्लाइंट मिसेस मीरा सिंघानिया की भांजी श्रेया वालिया के चाचा लगते हैं, उसकी परवरिश ठीक से करने में असमर्थ है, क्योंकि इनके घर का माहौल इस तरह का नहीं है कि वो बच्चे को अच्छी परवरिश दे सके। एकांश को तो ये सुनते ही बहुत तेज गुस्सा आने लगा था, लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को कंट्रोल किया। अब दोनों पक्षों में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने वाला काम शुरू हो गया था। एकांश ने भी मीरा सिंघानिया के पास्ट के बारे में वहां पर सबको बताया, जिसको अपोज करते हुए मीरा सिंघानिया ने एकांश पर ही इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। योर ऑनर, मिस्टर एकांश वालिया की वाइफ मिसेस यष्टि एकांश वालिया, जिनसे मिस्टर एकांश ने शादी की है, उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हैं। उनके हिसाब से उनका पति उनसे बातें छुपाता है, यानी कि इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। जिनका खुद का रिश्ता इतना कमजोर हो, वो श्रेया को अच्छी परवरिश कैसे दे सकते हैं? एकांश के लॉयर ने कहा, जो आप कह रहे हैं, क्या आपके पास इसका कोई प्रूफ है? क्योंकि कोर्ट में प्रूफ चलते हैं, बातें नहीं। जी, मेरे पास इसका सबूत है। मीरा सिंघानिया के लॉयर ने एकांश के डिफेंस लॉयर को जवाब दिया, जिसके बाद मीरा सिंघानिया का लॉयर वो सबूत लेकर आगे बढ़ा और उसने उस सबूत को कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया। एकांश के डिफेंस लॉयर ने कहा, मिसेस सिंघानिया, शायद आप जानती नहीं हैं कि कोई भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग कोई सॉलिड प्रूफ नहीं माना जाता।
क्योंकि इसे कोई भी आसानी से मॉर्फ कर सकता है। जी, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन क्या आप इस बारे में अपनी क्लाइंट यष्टि वालिया से कंफर्म करना चाहेंगे कि जो भी रिकॉर्डिंग इस रिकॉर्डर में है वो उसी की आवाज है या किसी और की? जज साहब ने वो रिकॉर्डिंग प्ले करके सुनाने के लिए कहा, जिसके बाद कोर्ट में वो रिकॉर्डिंग प्ले की गई। सिवाय उस रिकॉर्डिंग के इस समय उस कोर्ट रूम में कोई आवाज नहीं हो रही थी। सब कुछ एकदम शांत लग रहा था। उसमें दो लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसमें से एक सिया और दूसरी यष्टि की थी। यष्टि और सिया के बीच में एकांश को लेकर ही बातें चल रही थी। जब सिया ने कहा कि उसने आधी से नजदीकियां बढ़ाई हैं और अब बहुत जल्द ही उससे एकांश के बारे में पता करेगी। जितने भी लोग कोर्ट में मौजूद थे, सबके लिए वो सब बहुत शॉकिंग था, स्पेशली एकांश के लिए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उसने अभी सुना वो सब सच में यष्टि ने कहा। क्या उसके बारे में सच जानना इतना जरूरी था कि उसने सिया और आदि का इस्तेमाल किया? रिकॉर्डिंग सुनने के साथ ही एकांश की उम्मीद टूट गई थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि यष्टि ये सब कर सकती है। यष्टि खुद बहुत ज्यादा हैरान थे ये सब देखकर कि मीरा सिंघानिया ने उन दोनों की बातों को रिकॉर्ड किया था। उस रिकॉर्डिंग में मीरा की आवाज रिकॉर्ड नहीं थी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मीरा के उनके सामने एकांश के बारे में सच बताने से पहले की थी। एकांश और यष्टि दोनों के चेहरे इस समय फीके पड़ चुके थे। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जज साहब ने यष्टि को इस रिकॉर्डिंग को वेरीफाई करने के लिए बुलाया। यष्टि अच्छे से जानती थी कि जो आवाज अभी उसमें सुनाई दी है वो उसकी खुद की है, और अब वो इसे कैसे नकार सकती है। यष्टि कटघरे में आई और उसने उससे पूछे जाने वाले सवालों का सच सच जवाब दिया। मिसेस वालिया, जो भी अभी सबने रिकॉर्डिंग में सुना, क्या वो आपकी आवाज है? जी। तो क्या आपको मिस्टर एकांश वालिया पर भरोसा नहीं है, या उनकी कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं पता है? मतलब आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इशू है? जी नहीं, मुझे एकांश पर पूरा भरोसा है। लेकिन रिकॉर्डिंग तो कुछ और ही बता रही है। ये रिकॉर्डिंग का पूरा पार्ट नहीं है। मीरा ने सिर्फ उतने ही पार्ट का इस्तेमाल किया है जितना उसके लिए जरूरी था। और ऐसा कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता जिनके बीच में गलतफहमी या झगड़े नहीं होते। एग्री। लेकिन कोई अपने पति के लिए इंफॉर्मेशन अपनी फ्रेंड से नहीं निकलवाता। इससे साफ जाहिर होता है कि आप और आपके पति के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मेरे और मेरे पति के बीच संबंध कैसे हैं। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जी, बिल्कुल। वो तो आपकी रिकॉर्डिंग से ही पता चल रहा है कि आप अपने पति पर कितना भरोसा करती हैं और उनसे कितना प्यार करती हैं। एकांश इस समय गुस्से में पागल हो रहा था। उसकी नजरें यष्टि को गुस्से से घूर रही थी। मीरा के वकील ने यष्टि को जाने के लिए कहा, योर ऑनर, अब आपके सामने इस रिकॉर्डिंग का सच है। इसका मतलब यष्टि वालिया और एकांश वालिया के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, और ये श्रेया वालिया को अच्छी परवरिश नहीं दे सकते। तो आपसे यही गुजारिश है कि श्रेया वालिया की कस्टडी मीरा सिंघानिया और विशांत सिंघानिया को दी जाए। थैंक यू सो मच। इसके आगे एकांश के लॉयर ने बोलना शुरू किया, योर ऑनर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी वॉइस रिकॉर्डिंग को हम एविडेंस के तौर पर नहीं देख सकते, और मिसेस यष्टि वालिया ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि ये रिकॉर्डिंग अधूरी है। तो आपको उन्हें कुछ समय देना चाहिए इस रिकॉर्डिंग को प्रूफ करने के लिए कि ये सब झूठ है। तब तक के लिए आप श्रेया वालिया की कस्टडी मेरे क्लाइंट मिस्टर एकांश वालिया और मिसेस यष्टि वालिया के पास ही रहने दीजिए। थैंक यू सो मच। अब इसके आगे का फैसला जज साहब को ही करना था। श्रेया भी इतनी छोटी थी कि वो खुद से अपने लिए गार्जियन डिसाइड नहीं कर सकती थी, इसलिए उसका मत या उसका पक्ष कोई वैल्यू नहीं रखता था। इसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट ये भी था कि श्रेया बोल नहीं सकती थी। यष्टि के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। वो श्रेया को खोने के डर से ही पागल होने लगी थी। इधर एकांश खुद इस बात से घबरा रहा था कि कहीं वो श्रेया को खो ना दे। इससे पहले वो अपने भाई और भाभी को खो चुका था। श्रेया में उसकी जान बसती थी। यही रीजन था कि मीरा
श्रेया को एकांश से छीनना चाहती थी। अब देखना यह है कि आखिर जज साहब का फैसला क्या होगा। क्या वो श्रेया की कस्टडी एकांश और यष्टि के पास ही रहने देंगे, या फिर मीरा सिंघानिया और विशांत सिंघानिया को श्रेया की कस्टडी मिल जाएगी। इधर आदि भी अभी सबसे अनजान सिया के साथ हॉलीडेज एंजॉय कर रहा था। उसे अभी कुछ भी भनक नहीं थी कि मीरा ने शादी कर लिया और उसने एकांश पर श्रेया की कस्टडी के लिए केस डाला है। आदि ने जो कुछ भी सिया के सामने सुबह पोट्रे किया था, क्या वो सब सच था या सिर्फ एक ड्रामा जो उसने सिया की नशे की हालत का फायदा उठाते हुए रचा था। क्या सच में आदि और सिया के बीच जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ ड्रामा कर रहा था। लेकिन अगर ये ड्रामा था तो आदि का ऐसा करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए।